आरक्षण की संकल्पना नई नहीं है। 3000 वर्ष पूर्व से ही भारत में शैक्षणिक एवं अन्य क्षेत्रों पर तथाकथित जो सवर्ण वर्ग है उसका असीमित अधिकार रहा था। आजादी के पश्चात जो वंचित समूह या जो पिछड़ा वर्ग था उसके विकास या उत्थान के लिए आरक्षण की पद्धति अपनाई गई। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं आरक्षण और भारतीय संविधान में जो प्रावधान हैं उनके बारे में। आजादी के पश्चात 1951 में पहली बार मद्रास मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दिया गया। मद्रास मेडिकल कॉलेज में जाति के आधार पर वहां पर एससी जो जातियां थी उनको पहली बार अनुसूचित किया गया कि इनको हम जो है इतने परसेंट आरक्षण देंगे ताकि इनका विकास हो सके। राज्य ने यह कार्य किया क्यों? क्योंकि संविधान का जो डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह बात आर्टिकल 46 में लिखी गई है कि जो समाज का वंचित समूह है उसको मेन धारा से जोड़ने के लिए राज्य शैक्षणिक एवं जो इकोनॉमिक क्षेत्र है उसमें इनको प्रोत्साहन देगा और इसी प्रोत्साहन देने के लिए मद्रास मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दिया गया। लेकिन यह आरक्षण सफल नहीं हुआ क्योंकि चंपकम दुईराजन नाम की एक ब्राह्मण महिला ने इसको चैलेंज किया उच्चतम न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय ने इसको फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 15 का हनन मानते हुए इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। अतः जो पहला आरक्षण दिया गया मेडिकल कॉलेज में उसको उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। इसके बाद संसद ने क्या किया कि पहले संविधान संशोधन के जरिए शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण हेतु हमारे संविधान में आर्टिकल 15(4) जोड़ दिया। आर्टिकल 15(4) जोड़ा और लिखा कि जो समाज का वंचित वर्ग है उसको शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण दिया जाएगा। और अब 1951 के पश्चात स्टूडेंट्स एससी और एसटी जो जातियां थी इनको रिजर्वेशन में एक प्रॉपर रेशियो में डिवाइड किया गया कि जो एससी समूह है उसको 15% और जो एसटी समूह है इसको 7.5% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। 1955 से यह पद्धति शुरू हो गई कि इनके सामाजिक उत्थान के लिए हम इनको 22.5% का आरक्षण देंगे। इसके साथ ही अन्य जो पिछड़े वर्ग थे उनमें भी आरक्षण को लेकर मांग शुरू हो गई। आरक्षण को लेकर जो 15(4) में प्रावधान किया गया कि जो बैकवर्ड क्लास है, जो वंचित समूह है उसको शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण मिलेगा और इसके साथ ही 16(4) भी जोड़ा गया जिसमें जो लोक नियोजन है यानी स्टेट के अंतर्गत जो नौकरियां आती हैं उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। अभी आप हाल में ही देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने एक विधेयक लाके जो 75% नौकरियां थी उसमें प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरियों में भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया। और हरियाणा सरकार का यह कहना है कि जो 16(4) में यह बात लिखी गई है कि लोक नियोजन में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसका 16(4) कहता है कि हम रिजर्वेशन देंगे, लेकिन वह रिजर्वेशन केवल राज्य के अंतर्गत नौकरियों की बात करता है, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की बात नहीं करता है। और अगर तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो यह सही भी नजर आता है कि आर्टिकल 16(4) में यह लिखा गया है कि राज्य जो है लोक नियोजन में केवल राज्य के अंतर्गत वाली नौकरियों में ऐसा करेगा। तो ये बात 16(4) में लिखी हुई है। अब स्टूडेंट्स, पिछड़ा वर्ग जो था इसकी भी मांग उठने लगी और एक बार आरक्षण मिलने लगा एसटी और एससी को तो जो अन्य समूह थे उन्होंने कहा कि हमारी जो सामाजिक स्थिति है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो हमारी शैक्षणिक स्थिति है वह सही नहीं है, अतः जो आरक्षण है वो हमें भी मिलना चाहिए। अब इसके लिए जब इतने व्यापक स्तर पर डिमांड होने लगी तो डिमांड को पूरा करने के लिए कि आखिर क्या डिमांड इनकी जो है वह वाइबल है या नहीं है, इसके लिए 1953 में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए एक काका कालेलकर कमीशन बनाया गया और काका कालेलकर कमीशन के द्वारा यह कहा गया कि जो डिमांड कर रही हैं ये पिछड़ी जातियां कि हमको आरक्षण चाहिए, क्या यह वाइबल है, क्या इनको ये दिया जाना चाहिए या नहीं। तो
इस संदर्भ में काका कालेलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। वह रिपोर्ट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक समय के अनुसार मांग बढ़ती गई। अभी आप देख रहे हैं मराठा को भी आरक्षण चाहिए, मराठा जो कम्युनिटी है उसके आरक्षण का मामला भी उच्चतम न्यायालय में है। इसी प्रकार तमिलनाडु में जो आरक्षण की सीमा है वह 69% है। अभी आपने 103वें संविधान संशोधन के जरिए देखा कि ईडब्ल्यूएस को जो है 10% का कोटा दिया गया, आरक्षण दिया गया, जो हमारे संविधान में संशोधन 15(6) जोड़कर एवं 16(6) जोड़कर किया गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये मांग रेगुलर उठती रही और 1979 में एक फिर से मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक नई कमेटी बनाई जिसको कहते हैं बीपी मंडल कमीशन। आपने सुना होगा ये बात कि बीपी मंडल कमीशन के ही आधार पर आज 27% का आरक्षण दिया गया है। तो 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने पहली बार बीपी मंडल कमीशन को पिछड़ा वर्ग के बारे में पता करने के लिए कहा, क्या पिछड़ा वर्ग पता करो। तो बीपी मंडल साहब ने अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी और उसमें इन्होंने जो पिछड़ी जातियां हैं उसी को पिछड़ा वर्ग बताया कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं, वही पिछड़ा वर्ग है। तो यह मामला भी उच्चतम न्यायालय जाता आगे चल के, लेकिन इसके पूर्व में ही कुछ राजनीतिक हलचल हुई। यानी क्या हुआ, हरियाणा के जो सीएम थे देवीलाल जी, तो उन्होंने क्या किया, समर्थन दे रखा था बीपी सिंह को। बीपी सिंह बोफोर्स घोटाले को लेकर सत्ता में आए और उन्होंने बोफोर्स मामले पर राजीव गांधी सरकार को गिराया और अपनी सरकार इनके देवीलाल जी के साथ मिलकर बनाई। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि जो इनके बेटे थे ओम प्रकाश चौटाला, इनके ऊपर कुछ धांधली के आरोप लग गए। बीपी सिंह ने कहा कि उस समय हमारे पीएम बीपी सिंह ने कहा कि हम इसके लिए एक निष्पक्ष जांच कराएंगे, क्योंकि ये खुद घोटाला उजागर करके राजनीति में आए थे। अब मामला ये रहा कि जिससे इन्होंने समर्थन लिया उनके बेटे ने ही घोटाला कर दिया। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम इस पर एक निष्पक्ष जांच कराएंगे, जिस पर देवीलाल नाराज हो गए और उन्होंने अपना समर्थन वापस लेने की बात करी। उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, इसके लिए एक नया ट्रंप खेला बीपी सिंह ने और उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग यानी जो बीपी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी 1979 की, उस रिकमेंडेशन को 1990 में लागू करने को कह दिया कि यह पिछड़ा वर्ग के बारे में जो 27% का आरक्षण का मामला है इसको लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार राजनीतिक हलचल से क्या हुई, 27% का आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिलने लगा और अब तो मिल ही रहा है। तो इसी प्रकार इसका उदय हुआ और जो बैकवर्ड क्लास की बात इन्होंने बताई थी उसी को जो है इन्होंने माना और इन्होंने इसमें 27% के आरक्षण की बात को स्वीकार कर लिया। फिर ये सारे मामले नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी उसने 10% का ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिया था, लेकिन उस समय नरसिम्हा राव सरकार ने संविधान में कोई संशोधन नहीं किया था, बस एक नोटिस के जरिए किया था। लेकिन अभी जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है 103वें संविधान संशोधन के जरिए, इसमें क्या किया गया, संविधान में संशोधन करके 2 क्लॉज जोड़ दिए गए हैं, 15(6) और 16(6). ठीक है, तो यह सारा मामला इंदिरा साहनीवाद 1992 में उच्चतम न्यायालय के सामने पहुंचा कि आखिर जो ये रिजर्वेशन की पद्धति है क्या यह सही है या नहीं है। जो बात बीपी मंडल साहब ने कही कि रिजर्वेशन की प्रक्रिया यह होनी चाहिए, पिछड़ी जातियां ही पिछड़ा वर्ग है, क्या इन सभी बातों को माना जाए या नहीं माना जाए। तो यह मामला उच्चतम न्यायालय में फेमस इंदिरा साहनीवाद, इसको मंडल कमीशन वाद भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो इंदिरा साहनीवाद में यह मामला सामने आया। अब इंदिरा साहनीवाद में 4-5 बातें उच्चतम न्यायालय के सामने थी। पहली बात तो यह थी कि जो ये पिछड़ी जातियां हैं, क्या ये पिछड़ा वर्ग है, इन्हीं को पिछड़ा वर्ग मान लिया जाए या नहीं, पहली बात। और जो बैकवर्ड में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बैकवर्ड नहीं हैं, यानी पिछड़े में भी कुछ लोग अगड़े हैं, है ना, तो इनके बारे में कहा गया कि आखिर इनका क्या मानक रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें उच्चतम न्यायालय के सामने थी और उच्चतम न्यायालय के सामने और भी 4-5 मुद्दे थे, जिसमें कि
जो अगड़ा वर्ग है उसके लिए क्या करेंगे, और जो नरसिम्हा राव सरकार ने 10% का आरक्षण दिया है उसको, उसके बारे में क्या कहना है। और एक मामला था, क्या प्रमोशन में आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो इन सभी मामलों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाद में कुछ फैसले दिए, जिसमें उन्होंने एक पहला कंसेप्ट दिया, वो था क्रीमी लेयर का कंसेप्ट, जिसमें कहा कि जो पिछड़ा वर्ग है और पिछड़े वर्ग में भी जो पिछड़े वर्ग में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम अच्छी है, अभी तो यह प्रक्रिया जिसकी इनकम 3 साल लगातार 3 साल से 8 लाख रुपए या उससे अधिक हो, उसको क्रीमी लेयर में माना जाता है। ठीक है, तो ये अभी एक कंसेप्ट चल रहा है क्रीमी लेयर को लेकर, और इसकी डिमांड एससी एसटी कैटेगरी में भी चल रही है कि एससी और एसटी कैटेगरी में भी इसको लागू किया जाए। तो क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो पिछड़े में अगड़ा है उसको इस मानक पर आप निर्धारित कीजिए कि ऐसे ही पता चलेगा कि कौन इसमें अमीर है कौन नहीं है। और मामला था कि कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा लोगों को। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रिजर्वेशन का अर्थ यह है कि हमें क्या करना है, जो समाज का वंचित समूह है उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, ना कि जो प्रतिभा है उसको दबाना है। तो एक लिमिटेशन होनी चाहिए, और उच्चतम न्यायालय ने यह लिमिटेशन रखी और कहा कि 50% का आरक्षण ही आप दे पाएंगे, 50% का आरक्षण आप दे पाएंगे। अब 50% के आरक्षण की यह सीमा अभी वर्तमान दौर में कई राज्य इसको क्रॉस कर चुके हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सरकार, और अब एक नई वाद विवाद छिड़ गई है कि क्या जो 50% की लिमिट थी अब उसकी क्या वास्तविकता रह गई है या नहीं है। तो इन सभी बातों का अभी जब आगे अगर ऐसा कोई मामला हमारे सामने आता है तो उसके बारे में हम समझेंगे। अब एक मामला था उच्चतम न्यायालय के सामने कि प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रिजर्वेशन में हम आरक्षण दे रहे हैं कि आप नौकरी में जाओ, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण को उसने इंकार कर दिया कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यह मामला संसद को कुछ नागवार गुजरी, और इसके लिए वो आगे चलकर कुछ संविधान संशोधन किए, जिसके जरिए प्रमोशन में भी आरक्षण को शामिल कर दिया गया। अब प्रमोशन में आरक्षण के साथ ही उच्चतम न्यायालय ने एक और बात कही कि जो संविधान का आर्टिकल 335 है, हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए। आखिर आर्टिकल 335 है क्या? आर्टिकल 335 यह कहता है कि हमें आरक्षण तो देना है, लेकिन जो प्रशासन की इफिशियंसी है उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जो कार्य पद्धति है या जो कार्य की इफिशियंसी है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वरना आप समझिए कि कार्य हो ही नहीं पाए और आप आरक्षण बांटो। तो इस चीज को लेकर उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से मना किया। अब रिजर्वेशन को प्रमोशन में रिजर्वेशन को जो मामला संसद को नागवार गुजरी थी उसका इलाज संसद ने निकाला, और संसद ने 77वें संविधान संशोधन के जरिए यह जोड़ दिया कि हम प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे, और यह तर्क दिया कि यदि कोई वंचित समूह का व्यक्ति अच्छे पद पर जाता है प्रमोट होने के जरिए, तो कहीं ना कहीं उसका समाज में ओहदा ऊंचा होगा और समाज में उसके वर्ग, उसकी जाति का विकास माना जाएगा। तो ये सारी बातें कही, और उसके बाद एक और बात जोड़ दी 85वें संविधान संशोधन के जरिए, और वो थी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। यानी अगर कोई दो व्यक्ति सन 2000 में एक ही साथ में ड्यूटी में गए हैं, अगर उसमें एक व्यक्ति जनरल कैटेगरी से है और एक व्यक्ति एसटी एससी कम्युनिटी से है, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब यह है कि यह व्यक्ति जो आरक्षण से यानी प्रमोशन के में आरक्षण से आगे गया, इसको यह जनरल वाला व्यक्ति कभी उस रेस में पकड़ नहीं पाएगा। तो इस बात को 85वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ दिया गया। तो ये सारी बातें जो हैं बहुत प्रबल रूप से आज हमारे सामने भी है, और फिर इसका एक और विकास हुआ। अब इसका विकास क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय से यह पूछा गया कि एक बात बताइए कि अगर सीटें नहीं भरी जाती हैं किसी कारण से, अभी भी आप देखते हैं एसटी एससी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं सीटें वैकेंट रह जाती हैं। अब उन्होंने कहा अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो क्या किया जाएगा?
मतलब इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय ने इस पर फैसला दिया और कहा कि आप एक काम करो, आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, लेकिन केवल 50% सीटों का। अब संसद को यह बात जो है फिर से नागवार गुजरी। उन्होंने कहा विधि बनाने वाली संस्था हम हैं, उच्चतम न्यायालय। तो उन्होंने इसके लिए भी विधि बनाई और 81वां संविधान संशोधन करके यह जो 50% की लिमिट थी कैरी फॉरवर्ड सीट्स को करने की, इसकी सीमा को 100% कर दिया। तो दोस्तों यही था आज के हमारे पूरे डिस्कशन का जो क्रक्स था, है ना। आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यही सारे प्रावधान हमारे संविधान में वर्तमान में आरक्षण के संदर्भ में है। हम ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारा चैनल स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जहां पर हम आपके साथ रेगुलर 10 से 15 क्वेश्चन रोज शेयर करते हैं, जिनको आप आराम से केवल 2 मिनट के अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स हासिल करने में सफल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।